गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नट्स एंड बोल्ट्स। तो अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें से 15-15 नंबर के कम से कम एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नट्स एंड बोल्ट्स। ये आपका थर्ड चैप्टर है। इससे आपका एक 15 नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ठीक है। जो हमारा नट्स एंड बोल्ट चैप्टर है इसकी अगर हम बात करें, इसमें नट्स के बारे में बताया गया है। नट्स क्या होते हैं, नट कौन कौन से टाइप के होते हैं, बोल्ट क्या होते हैं, बोल्ट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नट्स की ड्राइंग कैसे करते हैं, बोल्ट्स की ड्राइंग कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, उससे एक्सप्लेन करना है हमें बस इसमें। तो नट्स एंड बोल्ट्स को हिंदी में हम कहते हैं ढिबरी और काबले, ठीक। नट्स को ढिबरी एंड बोल्ट्स को काबले, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नट्स और बोल्ट्स क्या है, एक टेम्पररी जॉइंट होता है। नट एंड बोल्ट क्या है, एक तरह का एक टेम्पररी जॉइंट होता है। टेम्पररी जॉइंट आपको पता ही, जब किन्हीं भी दो वस्तुओं को अपनी सुविधा अनुसार आसानी से जोड़ा जा सके और जब आपको ज़रूरत पड़े डिसअसेंबल करने के लिए, मतलब जब हटाना पड़े तो हटाया भी जा सके, तो वो जॉइंट हमारा होता है टेम्पररी जॉइंट। तो हमारा जो नट एंड बोल्ट है ये क्या है, एक टेम्पररी जॉइंट है, ठीक है। नट एंड बोल्ट जो हमारा एक टेम्पररी जॉइंट है, इसका हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, असेंबल करने के लिए नट एंड बोल्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, मशीन में हम देखो कई बार कई जो पार्ट्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। इसके साथ भी आपने देखो कई जगह पे जहाँ पे क्या होता है, दो वस्तुओं को, दो सीट को आपस में जोड़ा जाता है नट एंड बोल्ट की सहायता से, ठीक है। कई जगह को देखो आपने, घर में, हाउस में नट एंड बोल्ट का यूज़ होता है। पंखे में देखो आपने नट बोल्ट का हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए, एज ए टेम्पररी जॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे नट एंड बोल्ट का, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें नट्स के कौन कौन से टाइप हैं, तो आपको नट्स के टाइप दिए गए हैं यहाँ पर। नट्स के जो टाइप हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। नट्स की अगर हम बात करें, जो नट होता है वो ज़्यादातर आपने देखो गोल शेप में होता है, जिसको हम यूज़ करके बोल्ट के साथ जोड़ दे देते हैं। मतलब नट और बोल्ट क्या होता है, एक तरह को दोनों को जोड़ने पर एक जॉइंट बनता है। तो जो नट होता है हमारा ज़्यादातर इस शेप में होता है, गोल शेप में। इसी के शेप के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो जो हमारा नट होता है इस तरह का आपने देखो गोल, जिससे हम क्या करते हैं बोल्ट के ऊपर डालते हैं। तो जो नट होता है उसके अंदर वाली सतह पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, और जो बोल्ट वाला हमारा पार्ट होता है उसकी बाहरी सतह पर चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो नट और बोल्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कह सकते हैं नट और बोल्ट को जोड़ते हैं टेम्पररी जॉइंट बनाने के लिए। तो नट की हम शेप के आधार पे हमने इन्हें कौन कौन से कैटेगरी में बांटा गया देखते हैं। 7 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, मतलब 7 उसके हेड के शेप के आधार पर उन्हें 7 नाम से पुकारा जाता है। हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, फ्लैंज नट, कैप नट, डोम नट और फ्लाई नट और कैपिस्टन नट, ठीक है। हेक्सागोनल नट को हिंदी में कहेंगे षटभुजाकार ढिबरी, स्क्वायर नट को हम हिंदी में कहेंगे वर्गाकार ढिबरी, फ्लैंज नट को कहेंगे फ्लैंज ढिबरी, कैप नट को कहेंगे कैप ढिबरी, डोम नट को कहेंगे गुंबद ढिबरी, फ्लाई नट को कहेंगे फ्लाई ढिबरी, कैपिस्टन नट को कहेंगे कैपिस्टन ढिबरी। लेकिन अगर हम बात करें इसमें आपको मेन कौन से पढ़ने, आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ आपको 2 पढ़ने, आपको 7 नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ 2 पढ़ने, हेक्सागोनल एंड स्क्वायर नट। इन्हीं का आपको ड्राइंग बनाना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हेक्सागोनल नट क्या होता है। हेक्सागोनल नट की अगर हम बात करें, षटभुजाकार ढिबरी सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ढिबरी है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है आपने देखा हेक्सागोनल नट का ही सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं घर पे यूज़ करते हैं, या फिर देखना मशीनों में 2 पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो यूज़ होता है हेक्सागोनल शेप होती है ज़्यादातर। तो हेक्सागोनल ढिबरी का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसमें 6 फेस होते हैं। इसमें जो ढिबरी होगी हमारी, उसके टोटल कितनी फेस होती हैं, इसमें 6 फेस होती हैं ढिबरी में, वो 6 फेस होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आ कह रहा है ढिबरी के ऊपरी कोने
जो ढिबरी है, ढिबरी के ऊपरी कोने को आधार से 30 डिग्री के कोण पर कंछित या गोलाकार किया जाता है। जो ढिबरी होती है आपको गोल दिख रही है, वो 30 डिग्री के कर्व शेप पे गोल करी जाती है। ठीक है, तो आपको हेक्सागोनल नट के बारे में समझ में हो गया। हेक्सागोनल जो नट होता है हमारा, उसमें 6 फलकें होती हैं। इसका आज के समय में बहुत लार्ज स्केल में इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी और होम एप्लायंसेस में भी इसका यूज़ होता है। साथ में जो इसका हम कह सकते हैं फेस होता है, इस तरह का आप देख रहे हो, साइड से देखते हो तो साइड से देखने पर आपको कुछ इस तरह से दिखती है। जब आप साइड से रख देंगे, ढिबरी को ऊपर से देखेंगे तो हल्का इस कर्व शेप में दिखता है। ये जो हमारा कर्व शेप होता है ये 30 डिग्री पर होता है। ठीक है, वो हम ड्राइंग करेंगे तब समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो हेक्सागोनल नट देख लिया हमने। अगला देखते हैं इसमें। अगला हमारा सबसे पहले हेक्सागोनल नट के हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल नट जैसे आपका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसमें टोटल फेस कितनी है, 1 2 3, 3 यहाँ और 3 पीछे होंगे, टोटल 6 फेस होती हैं। ठीक है, इसके अंदर वाली सतह पे चूड़ी बनी होती हैं। ठीक है, अंदर वाली सतह के आधार पर इसका हम व्यास लेते हैं, कैपिटल डी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेक्सागोनल नट है। हेक्सागोनल नट आपको बनाने को आता है तो उसमें आपको तीनों व्यू बनाने होते हैं। हेक्सागोनल नट की अगर हम बात करें, इसका फ्रंट व्यू उधर से बनेगा, तो फ्रंट व्यू बनाने पर आपकी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी, और साइड से देखने पर जो साइड व्यू बनेगा वो उसकी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी, और जो टॉप से देखने पर इसका जो व्यू बनेगा वो ये हमें ये दिख रहा है। तो आपको इस तीनों तरह के व्यूज़ को बनाना पड़ता है नट का। तो ये हमारा किसका व्यू है, षटभुजाकार के तीनों व्यू हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें अंदर वाली सतह पे देख रहे हैं आप चौड़ी है, तो जो चौड़ी होती हैं, चौड़ी आपको कुछ इस तरह से होती हैं जो इस शेप होती है। अगर मान लो किसी पे चौड़ी होती हैं तो इस शेप में होती हैं, तो आपको उसके 2 व्यास होते हैं, एक बाहरी व्यास होता है, एक इंटरनल व्यास होता है। तो अगर जब इसे हम ऊपर से देखेंगे तो इसका 2 सर्कल बनते हैं। जो चौड़ी वाला एरिया है, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर वाली सतह चौड़ी है, लेकिन अगर जब ऊपर से देखेंगे तो इसका एक व्यास तो हमें ये बनाना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे चौड़ियाँ हैं तो इसका हम एक व्यास और बनाते हैं, लेकिन वो पूरा जो सर्कल होगा हमारा, वो सर्कल हम आधा रखेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाले आपको देखो 2 सर्कल बने हुए हैं यहाँ पर। एक सर्कल इस तरह से बना है और एक जो बाहर वाला बना है वो आधा ही बना है। क्यों, वो शो कर रहा है कि अंदर वाली सतह पे क्या है, चौड़ी है, इसलिए बना है इस तरह से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो जब भी चौड़ी को शो करना होता है तो उस अंदर सतह पे या बाहरी सतह पे चौड़ी हो तो उस सर्कल को हम क्या करते हैं, आधा बना देते हैं। एक सर्कल को पूरा, एक सर्कल को आधा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें स्क्वायर नट। अगला कौन सा हमारा, वर्गाकार ढिबरी, या फिर हम कहते हैं इसे स्क्वायर नट। स्क्वायर नट जो होता है इसके कितने फेस होंगे, इसके टोटल फेस होते हैं 4, और जो चारों फेस हैं वो समान होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर नट। जो हमारा स्क्वायर नट होता है इसके अंदर वाली सतह पे क्या होंगी, चौड़ी बनी होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया होगा स्क्वायर नट का। स्क्वायर नट हमारा ये दिख रहा है आपको, ये 3D डायग्राम है। इस 3D डायग्राम को अगर हम देखते हुए इसके व्यू बनाएंगे तो जो व्यू बनेंगे इसके, वो 2 केस के आधार पे हम बनाते हैं। मतलब जैसे हेक्सागोनल का हमने व्यू बनाया था, तीनों व्यू बनाए थे, लेकिन अगर हम बात करें इसका जो हम स्क्वायर वाले नट का जो व्यू बनाते हैं 2 कंडीशन में बना सकते हैं। 2 कंडीशन का क्या मतलब है, एक बार हम जो नट है, नट को हम इस तरह से रख दें, जैसे हम नट को इस तरह से रख दें, स्क्वायर शेप है तो एक बार इस तरह से रख सकते हैं, इस तरह से रख के ही बना सकते हैं। साइड से देखने पर बिल्कुल ये वाला स्क्वायर वाला शेप दिखेगा सिर्फ, और एक बार इस तरह से भी रख के बना सकते हैं हम, समझ रहे हैं आप। एक बार जो किनारी वाली सतह है वो हम क्षैतिज के साथ रख के बना सकते हैं, तो देखने पर आपको कुछ इस तरह से शेप दिख रही है जो ये वाली है एक तरफ से। ठीक है, तो आप 2 तरह से ये रख के बना सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं फिर। देखो यहाँ पर जब हमने मान लो इसे, जो हमारा नट वाला पार्ट है, मान लिया हमने इस तरह से रखा है इसे, ये वाली कंडीशन है। जब हम इस तरह से रखेंगे नट को, इस तरह से रखेंगे, स्क्वायर नट है, 4 भुजाएं बराबर होंगी, तब इसका हम अगर फ्रंट से देखते हैं, इस तरह से रखने पर जब हम इसे हम फ्रंट से देखेंगे, नीचे से देख रहे हैं मान लो फ्रंट से, तो ये वाला व्यू बन जाएगा। लेकिन अब साइड से देखेंगे हम तब ये वाला व्यू बन जाएगा, जस्ट समान ही है, दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, और जब टॉप से देखेंगे तो ये वाला व्यू बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम इस वाले स्क्वायर नट को इस तरह से रखेंगे तो इसके डायमेंशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस इसकी रखने के आधार पे हम कह सकते हैं इसके व्यू अलग बनेंगे। इस तरह से रखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू इधर से देख के बनाएंगे, और इधर से देख के बनाएंगे तो ये वाला व्यू बनेगा हमारा।
ठीक। और टॉप से बनाएंगे तो टॉप से आपका जो ये वाला व्यू है वो इस तरह से दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब हम इस तरह से रख के ऐसे बनाएंगे स्क्वायर को, तो इसका फ्रंट से बनाएंगे तो ये वाला व्यू दिखेगा हमें, और जब इसका टॉप से बनाएंगे तो ये वाला व्यू दिखेगा। ठीक है, तो आपको दोनों समझ आएंगे। तो इसमें आप दोनों बना लेना, लेकिन आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर जो केस बनता है आपसे, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहता है आप स्क्वायर नेट के तीनों व्यू को ड्रॉ करिए। तो स्क्वायर नेट के तीनों व्यू बनाने हैं वो आप सुविधा अनुसार बना सकते हैं। अपने ये वाले तीनों बना लिए, इस तरह से रख के बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप दोनों से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन आप इस वाले व्यू को अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नट कंप्लीट हो चुका है। नट हमारे जो सिलेबस में थे वो दो तरह की थे, हेक्सागोनल और स्क्वायर नट, और दोनों की ड्राइंग हमने देख ली। अगले लेक्चर्स में हम इनकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, हमारा नट तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे बोल्ट। तो जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो हेक्सागोनल बोल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हेक्सागोनल बोल्ट, क्योंकि जो बोल्ट होते हैं वो आपका इस तरह का एक पार्ट होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हेड कहलाता है। जो हमारा हेड होता है, यहाँ पर हेड के शेप के आधार पे इन्हें नाम दिए जाते हैं। अगर जो हमारा स्क्वायर जो हेड है स्क्वायर शेप में होगा तो स्क्वायर बोल्ट कहलाएगा ये। अगर ये हमारा जो हेड है वो हमारा हेक्सागोनल होगा तो हेक्सागोनल बोल्ट कहलाएगा। मतलब इसके जो हेड की शेप होगी उसी आधार पे इस बोल्ट को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे जो पहला है बोल्ट में हेक्सागोनल बोल्ट कहते हैं, या फिर हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट। हेड मतलब उसका हेड जो है हेक्सागोनल शेप में, इसलिए इसे हम हेक्सागोनल बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या दिया है, चित्र इसका आगे दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका चित्र, देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ये वाला हेक्सागोनल बोल्ट का। हेक्सागोनल बोल्ट का जो हेड है ये कैसा है, हेक्सागोनल शेप में है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट कहते हैं इसे। ठीक है, जो हमारा हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट होता है, जो ये वाला पार्ट होता है वो हेड कहलाता है। ठीक है, और हमारा जो बाकी जो पार्ट है इसकी जो लंबाई है वो एल है यहाँ पर। इसकी अगर हमें ड्राइंग करनी होती है तो ड्राइंग करने के लिए हम इसे तीनों व्यू बना सकते हैं। इसके ये वाला हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू, और ये वाला व्यू हो जाएगा इसका टॉप व्यू। तो इसके हमने तीनों व्यू यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, और जो हम व्यू बनाते हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करके ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी यहाँ पे ड्राइंग करनी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का ही यूज़ करना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डायमीटर मान लेते हैं। उस डायमीटर के आधार पर इसको हम क्या करते हैं, अंदर वाला जो सर्कल बनाते हैं, अंदर वाला बाहर वाले सर्कल बनाते हैं, फिर हेक्सागोनल शेप दे देते हैं, इसे हेक्सागोनल शेप दे देते हैं। ठीक है, और हम बात करें इसकी जो चौड़ाई होती है हमारा हेक्सागोनल हेड की, वो जो भी व्यास होगा उसका 0.8d होगा उसका चौड़ाई। उसके बाद बात करें इसकी लंबाई होती है कुछ, उस लंबाई को हम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, और इसके ऊपर जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं वो चूड़ियाँ अपनी सुविधा अनुसार मान सकते हैं कितनी लंबाई तक आपको रखनी है। क्योंकि आपको जो डायग्राम होगा इसमें आपको ये पर्टिकुलरली नहीं कहा होगा क्वेश्चन में कि आपको कितनी लंबाई रखनी है, तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में इतना ही आएगा, ये आपको हेक्सागोनल बोल्ट का ड्राइंग करना है, इसका आपको मैक्सिमम आपको व्यास दे सकता है। मान लो व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो आपको व्यास यही लेना पड़ेगा, बाकी जो डायमेंशन है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी सारी। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आपको व्यास दी होगा, लंबाई इसमें नहीं दी होती है। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल बोल्ट। इसी को हम अगला अगर हम बात करें, अगला हमारा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर हेडेड बोल्ट। स्क्वायर हेडेड बोल्ट में क्या होगा, जो हेड होगा उसका कैसा होगा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट में हमारा जो हेड होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो हेड है स्क्वायर बोल्ट में कैसा है, स्क्वायर शेप में। ठीक, इसे ड्राइंग करने का जो तरीका है काफ़ी हद तक हमारे हेक्सागोनल बोल्ट के समान ही होता है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा मेन आपको दो ही व्यू बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप अगर इसे साइड से देखोगे या फिर फ्रंट से देखोगे तो आपको देखो दोनों व्यू समान से बनते हैं, इसलिए आपको इसमें दो ही व्यू बनाने पड़ते हैं स्क्वायर बोल्ट में, एक तो फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू। ठीक, ड्राइंग हम बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम वॉशर के बारे में। ठीक है, हमारा नट हो गया, इसमें नट पढ़ लिया हमने, बोल्ट पढ़ लिया। अब देखते हैं वॉशर। वॉशर के बारे में आपने सुना होगा, वॉशर जो होता है एक सर्कुलर शेप में होता है, हल्का ये शंकुआकार शेप होती है। हल्का जो शंकु देखोगा आपने, शंकु कैसा होता है, शंकु आपका इस तरह से होता है, लेकिन इस शंकु को हम काट दें, बीच से ऊपर से काट दें
ऊपर से इस तरह से काट दें तो शंकु की शेप कुछ इस तरह से बनती है। तो इस शेप में कुछ होता है ये, मतलब जो ये हमारा गोला वाला शेप है इस तरह से होता है, हल्का शंकुकार होता है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये बीच का क्या होता है हमारा गोल शेप में होता है, और ये हमारा हल्का सा ये शंकुआकार शेप में ये उठा होता है, ये मेटल का बना हुआ होता है। वॉशर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, आपने घर में भी देखो कई बार, आपने देखो होगा पंखा वगैरह, हम पंखे को क्या करते हैं, आप पंखे में जैसे अगर मान लो नट बोल्ट को लगाते हैं, कसते हैं, जब पंखा लगाते हैं तो जो नट बोल्ट लगाते हैं तो कई बार आपने देखा वॉशर भी आते हैं कई बार। वॉशर कैसे होते हैं, जैसे आपका एक क्या होगा, एक बोल्ट होगा, ठीक, बोल्ट की बाहर सतह पे चौड़ी बनी होगी एक लंबाई तक, एक क्या होगा आपका, एक नट होगा जिसके अंदर वाली सतह पे चौड़ी बनी होगी, और इन दोनों के बीच में आप क्या करते हैं, कई बार एक वॉशर का यूज़ करते हैं, होता है वॉशर बीच में डाल देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वॉशर को डालते हैं, फिर बाद में बोल्ट को नट बोल्ट को असेंबल करते हैं, पहले बोल्ट के अंदर वॉशर को फिर नट को। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, कई बार देखो आपने, जैसे हम बोल्ट को, अगर मान लो पंखा है, फैन है, तो फैन जब चलता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, और वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा तो वाइब्रेशन कारण क्या हो सकता है ये, जैसे अगर मान लो हमने आपस में नट और बोल्ट को आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जैसे वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, पंखा चलेगा मान लो, या मशीन कोई चल रही है, तो ये जो चौड़ी होंगी वो चौड़ी खुलने लगेंगी, मतलब जो नट और बोल्ट है वो हल्का 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 खुलने लगता है, कई बार ये ऐसा होता है। तो ऐसे होने से रोकने के लिए आप क्या करते हैं, एक बीच में वॉशर डाल देते हैं। वॉशर एक तरह के स्प्रिंग का काम करता है, जैसे स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग लगा होता है तो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जो शॉक उत्पन्न होते हैं, उन शॉक को, वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब करके उन्हें ख़त्म कर देता है। वही काम होता है यहाँ पर वॉशर का। वॉशर को भी हम क्या करते हैं, एक तरह का स्प्रिंग होता है ये, जो इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे होंगे, जो हमने नट बोल्ट को जोड़ दिया उसके बाद जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इनके अरेंजमेंट में जो वाइब्रेशन यूज़ हो रहे हैं उस वाइब्रेशन को ये हमारे वॉशर ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा नट और बोल्ट आपस में जुड़े रहते हैं और खुलते नहीं है, डिसअसेंबल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप। तो आपका जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमारा जो बोल्ट होगा, बोल्ट के अंदर हम क्या डाल देंगे, बोल्ट के अंदर हम डाल देंगे वॉशर, और फिर बाहर से क्या लगा देते हैं, फिर बाहर से हम लगा देते हैं यहाँ पर एक नट, जिससे हमारी एक जॉइंट बन जाता है। समझ आएगा आपको। जो वॉशर होते हैं ये भी कई शेप में होते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर बात करें, ज़्यादातर जो वॉशर होते हैं वो चपटे शंकुआकार शेप में होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वॉशर धातु से बना एक गोलाकार टुकड़ा होता है, ठीक है, जो ढिबरी के नीचे रखा जाता है। ढिबरी मतलब नट के नीचे रखा जाता है, नट और बोल्ट के बीच में होता है ना, तो नट के नीचे हमारा क्या होता है, नट से पहले हम बोल्ट में वॉशर को डाल देते हैं, रखा जाता है ताकि चिकनी सतह प्रदान की जा सके। जिससे चिकनी सतह प्रदान की जा सकती है, ढिबरी का दबाव जब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो वॉशर के कारण ढिबरी अधिक कसी जा सकती है। तो अच्छे से कसी जा सकती है जब हम वॉशर का यूज़ करते हैं, जिससे वो खुलती भी नहीं और अच्छे से कस जाती है। ढिबरी का दबाव जब बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो वॉशर के कारण ढिबरी अधिक कसी जा सकती है। वॉशर की सीट चपटी सतह होती है, कभी कभी चैम्फर्ड भी करी जाती है। वॉशर का आकार निम्नानुसार होता है, मतलब वॉशर की शेप हम ज़्यादा कर बात करें, शंकुआकार में चपटी होती है, मेटल का बना होता है हमारा। ये हमारे नट से पहले हम इसमें बोल्ट को डाल देते हैं, उसके बाद जॉइंट बना देते हैं, जिससे हमारा जॉइंट होता है अच्छा मजबूत हो जाता है और खुलता भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं नीचे वाला, यहाँ पर आपको तीनों पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक पार्ट ये दिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये बोल्ट हो जाएगा। जो ये वाला पार्ट है ये नट हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा वॉशर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा बोल्ट हो गया, ये नट हो गया, और ये वॉशर है। तो नट, बोल्ट एंड वॉशर तीनों पार्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसमें। इसी तरह से यहाँ पर भी तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं। ये आपका क्या है, बोल्ट, और ये वॉशर, और ये नट। तो इसमें भी क्या है, नट, बोल्ट और वॉशर तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, वॉशर क्या होता है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो हमें पढ़ना है
वो हमें पढ़ना है। बोल्ट के भी कुछ और टाइप भी होते हैं जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन बोल्ट। बोल्ट का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या है असल में, ये समझ लेते पहले। जैसे आपने देखो कई बार जब मशीन आपको लगानी पड़ती है, मान लो लेथ मशीन लगानी है, कोई भी इंडस्ट्री में जब मशीन को एक जगह पर लगाना होता है तो ऐसा तो नहीं है आपने मशीन को एक जगह रख दिया और यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, उससे वो हालेगी, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेगी खुद ही, और जिससे क्या होगा, जो हमारा पार्ट्स बना रहे हैं वो भी सही से बनेगा नहीं। तो हम जो भी मशीन का यूज़ करते हैं उस मशीन को पहले उस जगह पर अच्छे से उसका फाउंडेशन को तैयार कर देते हैं, मतलब अच्छे से उसका बेस तैयार कर देते हैं, फिर उसके ऊपर उस मशीन को हम लगाते हैं, उसके बाद उससे कार्य कराते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे हम वहाँ पर कार्य कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा काम होता है उस मशीन को जहाँ पर आपको लगाना है मशीन के लिए, ठीक है, उस मशीन को लगाने से पहले आप क्या करते हैं, उस मशीन को लगाने से पहले उसका बेस तैयार करते हैं। और जो बेस होता है वो सीमेंटेड कंक्रीट का बना होता है, और उसमें उस बेस के साथ उस बेस को हम इस तरह से बनाते हैं जब आपको मशीन में वाइब्रेशन उत्पन्न हुए हो या शॉक उत्पन्न हो, वाइब्रेशन को वो क्या कर सके, बेस वो ख़त्म कर दे, मतलब वाइब्रेशन आपको महसूस ना हो उस जगह पर जब मशीन लगाइए, तो वाइब्रेशन को वो ख़त्म कर दें। तो इस तरह का एक बेस तैयार करा जाता है जिससे वो आसानी से मशीन पे जो पार्ट्स बनना है, वर्क पीस डिज़ाइन कराया जा रहा है, वो वर्क पीस आसानी से डिज़ाइन हो सके, कोई भी उसके कह सकते हैं शेप में चेंज नहीं आए, जिससे वो हालने के बाद शेप चेंज ना हो। ठीक, तो उस बेस को बनाते जब हमें, तो बनाने के बाद जब मशीन को बेस के साथ जोड़ा जाता है तो जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट स्पेशली यूज़ होता है जब किसी भी मशीन को किसी भी एक फाउंडेशन के साथ जोड़ना होता है, एक तरह से टेम्परेरी जॉइंट बनाना होता है। समझ नहीं आया आपको। इसमें हम क्या कर देते हैं, एक बेस बना लेते हैं, उस बेस में कुछ होल रहने देते हैं, उस होल के अंदर वाली सतह पे चूड़ियाँ बना देते हैं, और जब मशीन होती है मशीन को इसके ऊपर रखकर उस छेद के ऊपर से हम क्या करते हैं, बोल्ट को लगाकर उसके अंदर वाली सतह की चूड़ियों के साथ उससे कस देते हैं, जैसे मशीन हमारी फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। फाउंडेशन बोल्ट का उपयोग भारी यंत्र समूह को कंक्रीट के नींव में लगाने के लिए किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े हमारे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे कंक्रीट की नींव के साथ हम उसे जोड़ते हैं, बड़े बड़े मशीनों को। ठीक है, जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी मशीन, उन्हें कंक्रीट के फाउंडेशन के साथ हम जोड़ देते हैं। ठीक है, आधार काबले को लटकाकर सीमेंट की कंक्रीट पर, ठीक है, भरी जाती है। विभिन्न प्रकार के आधार काबले निम्नलिखित हैं इसमें। अब देखते हैं फाउंडेशन बोल्ट, आपको समझ होगा आगे होगा। तो बड़े बड़े अवयवों को, बड़े बड़े पार्ट्स को किसी भी फाउंडेशन के साथ एक जगह बनाए रखने के लिए, जोड़ने के लिए हम बोल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बोल्ट, ये फाउंडेशन बोल्ट जो होते हैं इनके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा रैग बोल्ट। रैग बोल्ट की अगर हम बात करें, ये क्या है, एक फाउंडेशन बोल्ट का एक टाइप होता है। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इस बोल्ट के निचले भाग को आयताकार से अनुप्रस्थ काट के अनुसार चूड़ीदार किया जाता है। ठीक है, बोल्ट को छेद से लटका दिया जाता है और छेद के चारों ओर सीसा या सल्फर को भर दिया जाता है। देखते हैं रैग बोल्ट का डायग्राम। आपको यह डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, रैग बोल्ट का। रैग बोल्ट का हम यूज़ करेंगे, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा किस में होगा, फाउंडेशन में होगा। ये वाला हिस्सा पूरा फाउंडेशन में होगा, मतलब ज़मीन कह सकते हैं, जो हमने कंक्रीट का फाउंडेशन बेस तैयार करा है उसके अंदर होता है ये वाला हिस्सा हमारा, और ज़मीन के अंदर भी होता है कुछ हिस्सा। ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा होता है ये ऊपर होता है, ज़मीन के मशीन के ऊपर कसा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इस वाले पोर्शन की, इसमें आपको साइड से पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा ये किसका बना हुआ है, कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, कंक्रीट का बना हुआ है। और जो हमारा जो डार्क साइडेड है, ये वाला डार्क साइडेड है, ये तो हमारा कंक्रीट का बना है, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो आप हल्का साइडेड है, हल्का जो साइडेड है, जो हल्का साइडेड है ये वाला पोर्शन,
ये हमारा किसका बना होता है, लेड और सल्फ़र भरा होता है इसमें। लेड और सल्फ़र के साथ इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये आसानी से और बहुत अच्छी सरफेस प्रदान करता है अंदर की सतह को, जिससे अंदर का जो होता है, हम जब हम बोल्ट को कसते हैं तो आसानी से इसके साथ फाउंडेशन कस जाता है। तो अंदर हम लेड की सरफेस तैयार करते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर ऊपर देखना, ऊपर क्या है, यहाँ पे ये ऊपर एक नट द्वारा इसे आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो बोल्ट हो गया, आपका फाउंडेशन बोल्ट हो गया। फाउंडेशन बोल्ट की अगर बात करें, जो इस तरह की शेप देख रहे हैं आप, इस तरह की शेप बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अगर मान लो व्यास ऑफ बोल्ट आपका डी है तो डी व्यास का बोल्ट बनाते हैं। सबसे पहले डी व्यास से वो थोड़ा फिर क्या कर देते हैं, 1.5D कर देते हैं, 1.5D कर देते हैं, ठीक है। पहले डी व्यास रखते हैं, फिर कुछ दूरी पर 1.5D करते हैं, फिर कुछ दूरी पर 2D कर देते हैं, फिर कुछ दूरी पर 2.5D करते हैं, फिर इस तरह से उन्हें मिला देते हैं। फिर इस तरह से की जो शेप बनी हुई आ रही है वो उस तरह की शेप हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला कौन सा है हमारा, कर्व्ड बोल्ट। कर्व्ड बोल्ट क्या है, ये भी एक टाइप है किसका, फाउंडेशन बोल्ट का, ये भी एक टाइप है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। तो जो हमारा कर्व्ड बोल्ट है, ये क्या हमारा फाउंडेशन बोल्ट का एक टाइप है, जिसका हम यूज़ करते हैं दो वस्तुओं को आपस में जोड़ के रखने के लिए। खासकर यूज़ कराता है एक फाउंडेशन, सीमेंटेड कंक्रीट की फाउंडेशन और मशीन के एक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे हम मान लो सबसे पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन तैयार कर दी हमने, फाउंडेशन में कुछ जगह क्या करते हैं, कुछ होल बना के रखते हैं। जब वो जो मशीन होती है वो उसी के ऊपर लगा देते हैं, और जहाँ जहाँ होल होते हैं वहाँ मशीन के उस बेस में भी होल बना के रखे जाते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर उस बोल्ट को लगाकर आपस में कस देते हैं, और जिससे हमारा जो मशीन होता है वो बेस के साथ क्या होता है, फिक्स हो जाता है। कई बार इसका यूज़ करते हैं हम बड़े बड़े जो बीम्स होते हैं उनको भी अरेंज करने के लिए, उन्हें भी एक जगह कंक्रीट के वगैरह के साथ फिक्स करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कई बार, ठीक है। तो जो हमारा वक्र बोल्ट है, हमारा कर्व्ड बोल्ट है, कर्व बोल्ट जो है हमारा अंदर वाली जो सतह होती है वो कर्व शेप में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कर्व्ड बोल्ट कहते हैं। जो बाहर का सतह है इसका सीमेंटेड है, अंदर का सतह है, जो अंदर वाला सतह है वो सल्फर का या फिर लेड का बना होता है। अंदर वाला जो सतह है आप देख रहे हैं हल्का कम डार्क है, वो लेड का बना होता है, और यह बाहर वाला सतह कंक्रीट का बना होता है। और बाकी जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा मेटल का बना होता है, जिससे हम आपस में यहाँ पे असेंबल करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रैक बोल्ट हो गया और कर्व्ड बोल्ट हो गया। आगे हम देखते हैं अगला बोल्ट कौन सा है। यहाँ पे जो अगला बोल्ट है उसका नाम क्या है, लुईस बोल्ट। तो अगले हम बोल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पे है लुईस बोल्ट। जो लुईस बोल्ट है वो एक साइंटिस्ट थे लुईस, उनके द्वारा इसे एस्टेब्लिशमेंट करा गया था इसका, तो इसे लुईस बोल्ट के नाम से ही जाना जाता है। इसी तरह से हमारा अगला जो टाइप है हुक बोल्ट, इसे भी जो साइंटिस्ट थे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी हुक था, तो इसलिए इसका नाम भी हुक बोल्ट रखा गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें लुईस बोल्ट। जो हमारा लुईस बोल्ट होता है इसकी खास बात ये होती है, इस बोल्ट में एक अलग से हम एक की यूज़ करते हैं। की को आपको पता ही होगा, की का काम क्या होता है। की का काम होता है किन्हीं भी दो पार्ट्स को आपस में एक जगह जोड़ के बनाए रखने के लिए हम की का यूज़ करते हैं। एक तरह का टेम्परेरी जॉइंट होता है की। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो ये वाला पार्ट है ये की होता है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट तो आपका बोल्ट हो गया। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाली जो शेप आ रही है ये आपका क्या है, ये की है, लिखा हुआ अभी ये की। तो यहाँ जो वाला ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट क्या है आपका, की कहलाता है, ठीक है। तो इस की को हम क्या करते हैं, बाद में जब हम आपस में फाउंडेशन को और ऊपर से जो बोल्ट है इन्हें रख देते हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ने के लिए बीच में एक की लगा देते हैं, जिससे ये आपस में मजबूती से जुड़ा रहता है बोल्ट हमारा फाउंडेशन के साथ, जिससे हमारा जो बेस होता है, बेस के साथ हमारा जो अवयव होगा, मशीन वगैरह, वो आपस में जुड़े रहते हैं मजबूती से, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया किसका, लुईस बोल्ट का। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा कौन सा है, हुक बोल्ट, जिससे आई बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने देखो हुक जो होता है आपका इस तरह की शेप में होता है, या फिर इस शेप में होता है। जो आपका हुक होता है इस शेप में होता है ज़्यादातर, ठीक है। कोई भी हुक होता है हुक के फॉर्म में होगा, इस तरह से हुक होगा एक।
तो हुक बोल्ट को इसलिए ही हुक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है एक हुक की तरह होती है, देखा है आप, ये हुक की शेप में। और हम इसका जो बीच वाला पार्ट है वो आई भी कहलाता है, या फिर इसे आई बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो आँखें होती हैं उसकी जो पुतली होती हैं वो गोल होती हैं, इसलिए गोल होने के कारण इसे आई बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बीच का पोर्शन है वो हल्का गोल दिख रहा है आपको, इसलिए इसे आई बोल्ट या फिर हुक बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो बोल्ट का पोर्शन देखना है आप यहाँ पर, ये कैसा है, हुक की शेप में है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा ये मेटल का बना होगा, बाकी आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, इस तरह से आपके ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके इसमें ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, और ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर से कम से कम आपका 15 नंबर का इससे कंपलसरी है, 15 नंबर का आपके इससे आना है। तो आपका टोटल कह सकते हैं इस चैप्टर के बाद आपका 45 नंबर का तो यही हो जाएगा, और आपका पेपर में आपको करना होता है 60 नंबर का करना होता है, 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना होता है आपको। पेपर तो आपका बना होता है ज़्यादा का, लेकिन आपको पेपर में अटैम्प्ट करना पड़ता है 60 नंबर का। ठीक है, तो आपका काफ़ी हद तक आपका कोर्स यहाँ तक हो चुका होगा। ठीक है।